Hello दोस्तों, this is Vishakha Daga coming up with next round of News Simplified. Recently, government has introduced virtual digital tax in the budget. तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल डिजिटल टैक्स है क्या, और इसी के साथ गवर्नमेंट हैज मेंशन नॉन फंजिबल टोकन्स। तो नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं सबसे पहले न्यूज़ के बारे में। In the news, the government has introduced a 30% tax on the virtual digital assets. तो जो virtual digital assets हैं उनके ऊपर 30% का टैक्स लगने वाला है अगर कमर्शियल उनका एक्सचेंज होता है। जैसे ए और बी है, ए बायर है और जो बी आपका सेलर है। अगर ये इसको कोई डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी सेल करता है तो उसमें क्या होगा, आपको 30% टैक्स लगेगा। नॉट जस्ट दिस, TDS भी करेगा 1% ऑन द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एक्सेस। दैट मीन्स इन दिस केस अगर यहाँ पे कोई C और D है और इनके बीच में जो वर्चुअल डिजिटल एक्सेस जो आपके हैं इनका ट्रांसफर हो रहा है, बट दिस इज नॉट अ कमर्शियल एक्सचेंज। अगर कमर्शियल एक्सचेंज नहीं हो रहा, जैसे D ने C को गिफ्ट दिया हो या फिर कोई डोनेशन दिया हो, now even in that case 1% का TDS लगेगा ही, and that is on the receiver। जो रिसीव कर रहा है उसके ऊपर ये टैक्स लगेगा। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट हैज सेड। और TDS आपका पता है कि TDS सोर्स पे करता है। जैसे अगर ये आपकी कंपनी C है और ये आपका इंडिविजुअल A है, तो अगर A C से सैलरी ले रहा है, इमेजिन 60,000 की, तो जो उसका टैक्स कटना होगा 10% जितना भी होगा वो यहीं C के पास कट जाएगा और C गवर्नमेंट के अकाउंट में क्या करेगा, उसे इन कैश कर देगा। दिस इज कॉल्ड टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। मतलब जाना तो A के पास है, A इज एक्चुअली रिसीवर ऑफ द पेमेंट, हावेवर जो सोर्स है वहीं पे आपका टैक्स डिडक्ट हो जाता है। इसमें भी ऐसा ही होगा, 1% का TDS कटेगा, तो चाहे रिसीवर आपका C हो लेकिन D के पास ही वो कट जाएगा, तो रिसीवर एक्चुअली वो टैक्स पे करेगा। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में कि वो है क्या, जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिन पे टैक्स लगना है। Now to understand this, under clause 47A के अंदर any information code और token generated through cryptographic means, अगर कोई भी cryptographic means से token या information generate होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, हम virtual digital assets कहते हैं। cryptographic technology को यूज करके अगर आपने बनाई है और जो कि आपके commercial exchange में यूज होने वाली है। ध्यान रखिएगा कमर्शियल एक्सचेंज में इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन में डाल दी गई है। तो एक चीज ये इंफॉर्मेशन कोड टोकन जनरेटेड थ्रू क्रिप्टोग्राफिक मींस, मतलब क्रिप्टोजेनिक टेक्नोलॉजी। जैसे आपके बिटकॉइंस होते हैं वगैरह ये सब। पर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाने से पहले ये चीज बोल दी कि दिस विल नॉट इंक्लूड द डिजिटल करेंसी जो कि सेंट्रल बैंक आपका निकालेगा, राइट ना। तो इसमें सेंट्रल, जैसे आपकी चाहे आपका इंडियन बैंक निकाले, चाहे फॉरेन सेंट्रल बैंक ने निकाली हो, अगर उनकी करेंसी आ रही है तो उसको नहीं माना जाएगा। इनफैक्ट RBI निकालने भी वाला है और उसको भी बजट में मेंशन किया गया है कि जो RBI जो डिजिटल करेंसी निकालेगा उसका नाम डिजिटल करेंसी ही है। RBI इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस दिस। नाउ गवर्नमेंट हैज सेड बट दिस विल इंक्लूड नॉन फंजिबल एसेट। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि VDA में एक्सक्लूडेड कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, दैट इज RBI या फिर सेंट्रल बैंक की करेंसी हो वो, फॉरेन चाहे डिजिटल करेंसी क्यों ना हो, बट इसमें नॉन फंजिबल एसेट्स जरूर आते हैं। तो डिस्कस करते हैं नॉन फंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। ओके, सो नॉन फंजिबल एसेट्स अगर हम देखें, सो दीज आर मेड अप ऑफ क्रिप्टो टेक्नोलॉजी। ये सिमिलैरिटी होती है इनकी डिजिटल करेंसी से। तो पहले हम देख लेते हैं बिटकॉइन वगैरह से सिमिलैरिटी, बाकी हमारे नॉन फंजिबल एसेट्स वगैरह आ जाएंगे। ये होते बिटकॉइन जैसे इस तरीके से सिमिलर है कि इनको बनाने वाली टेक्नोलॉजी सेम है। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बनते हैं। एक इन्फॉर्मेशन में जब दूसरी इन्फॉर्मेशन ऐड होती है उससे पहले मल्टीपल लेजर उसको अप्रूव करते हैं। मल्टीपल जो कम्युनिकेशन है, जहाँ पे कंप्यूटर्स हैं जो अटैच्ड है, वो सब अप्रूव करेंगे, तभी जाके नेक्स्ट सेट ऑफ ब्लॉक ऐड होता है। फिर अप्रूवल मिलेगा तो नेक्स्ट सेट ऑफ ब्लॉक। तो एक चेन में रहता है, एक ब्लॉक चेन में इन्फॉर्मेशन आपकी ऐड होती है और एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम से बनती है और इसमें सिक्योरिटी एक रहती है, एनोनिमिटी रहती है। इसको कहते हैं हम क्रिप्टो टेक्नोलॉजी। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, आपके नॉन फंजिबल एसेट्स भी ऐसे ही बनते हैं, बट यहाँ पे 2 मेजर डिफरेंसेस हो जाते हैं। इन केस ऑफ आपकी जो क्रिप्टो करेंसी है, दीज आर रिप्लेसेबल, हावेवर नॉन फंजिबल एसेट्स आर नॉन रिप्लेसेबल। आप उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि इनके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर या यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है। अब मैं आपको समझाती हूँ पीछे।
जैसे पिछले वीडियो में हम जाकर देख सकते हैं कि अगर एक बिटकॉइन आपका यूज नहीं हो रहा है तो आप दूसरा बिटकॉइन इसमें क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो मतलब वन बिटकॉइन कैन बी रिप्लेस बाय अनदर बिटकॉइन। या फिर और भी इजी एग्जांपल में देखूं, अगर आपके पास 10 रुपए का नोट है राइट ना, और वो 10 रुपए का नोट फट गया, तो आप क्या करोगे, ऑटो वाले को दूसरे 10 रुपए का नोट दे सकते हो। तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी कि ना इस रुपये और इसकी वैल्यू अलग है या फिर इसमें ऐसी प्रॉब्लम है, नहीं। दे कैन बी इजिली रिप्लेस। हाउएवर आपका एनबीटी या फिर नॉन फंजिबल एसेट्स में ऐसा नहीं होता, दे आर नॉट रिप्लेसेबल लाइक दिस, क्योंकि हर एक पे डिजिटल सिग्नेचर होता है। जिसके एग्जांपल आपके होते हैं काफ़ी सारी वीडियोस, एनबीए वीडियोस आपकी बहुत निकलती हैं गेम्स की ना, उनकी छोटी छोटी वीडियो निकलती हैं और इन वीडियोस पे डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। जैसे माइक विंकमैन की इन्होंने इमेजेस निकाली, कम से कम 5000 ड्राइंग्स निकाली अपने, एंड एवरी ड्राइंग हैज़ अ डिफरेंट डिजिटल सिग्नेचर विच ग्रांट अ सेंस ऑफ ओनरशिप, कि मतलब एक इमेज दूसरे से डिफरेंट है। तो मतलब ये आप एक इमेज की दूसरी इमेज से पहली बात तो रिप्लेसेबल नहीं होती, और दूसरी इनकी इवन वैल्यू भी सेम नहीं होती। यहाँ पे दूसरा डिफरेंस सेम ये है कि यहाँ पे एक 10 रुपीज का नोट जब आप दूसरे से रिप्लेस करते थे तो उनकी वैल्यू सेम होती थी, इसलिए वो रिप्लेसेबल होते थे। यहाँ पे पहली बात तो हर एक जो आपका एनबीए बनता है उसके ऊपर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है, डिजिटल सिग्नेचर होता है, जिसके से तो नॉन रिप्लेसेबल हो जाते हैं। और दूसरा ये कि उनकी वैल्यूज भी अलग होती है। सो दिस ऑल्सो प्रोवाइडेड डिजिटल ब्रैगिंग राइट्स, क्योंकि काफ़ी अब लोग जो इनको ओन करते हैं, जैसे पिकासो की पेंटिंग आपने पहले ओन की, लेकिन उसके बहुत सारे कॉपीज हुआ करते थे, यू नेवर नो कि पिकासो की रियल पेंटिंग किसके पास है। बट यहाँ पे आप डिजिटल ब्रैगिंग राइट क्लेम कर सकते हो, बिकॉज आपने सीधा का सीधा खरीदा है और वो राइट आप ही के पास है और इस पर एक सिग्नेचर लगा हुआ है कि वहीं का है। ना दीज आर नॉन फंजिबल एसेट्स, नॉन रिप्लेसेबल एंड नॉन, ये आपकी जिनकी यूज सेम नहीं होती, तो ये आसानी से रिप्लेस नहीं हो सकते, ना आसानी से यूज हो सकते। इनकी दो डिफरेंट प्रॉपर्टी होती हैं जो कि इनको क्रिप्टो टेक्नोलॉजी से यूज करती है। अब मुझे ये बताइए यूज कहाँ होंगे, क्योंकि करेंसी के तो मेन पर्पस का यूज ही होता है कि 10 रुपए के कॉइन को कितना भी सर्कुलेट कर लो, एक 10 रुपए का कॉइन आसानी से दूसरे को रिप्लेस कर सकता है। But here, the use are different. It is mostly used in art, gift, design, music, property right, IPR right. Because why? Because यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी हमने देखा है कि जो आपकी पायरेसी बहुत चलती है, आर्टिफिशियल कॉपीज वगैरह रखते हैं लोग वगैरह ये सब, और IPR राइट बहुत स्पॉइल होते हैं। बट अब आप अपनी चीज़ें बना के सीधा उस पर डिजिटल सिग्नेचर डाल सकते हो, तो ये आसानी से चोरी नहीं होंगे। सो दिस प्रोवाइड द बेनिफिट टू द नॉन फंजिबल एसेट्स। आते हैं वापस बजट से, तो बजट ने क्या किया, जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं, मतलब कोई भी ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो कि गवर्नमेंट की ना हो, उस पर टैक्स लगेगा, साथ में एनबीएस वगैरह इन पे भी टैक्स लगेगा। अब इसमें यह है कि गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्यों। गवर्नमेंट सेज कि द यूज फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नीट्यूड हैव राइजन ओवर द पीरियड ऑफ ईयर, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है, दैट्स व्हाई दे नीड टू बी टैक्स्ड। इनका इनफैक्ट कमर्शियल एक्सचेंज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, ट्रेड बढ़ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है whosoever is using this, so there is a need of tax regime in this matter। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स रिडक्शन एट सोर्स लेकर आई है इनको डील करने के लिए। Now this we are deal with the virtual digital assets and non fungible tokens। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में और डिटेल में जाना है तो फोरमाइज के वेबसाइट पे सर्च कीजिए, टोटल डिटेल में आपको क्रिप्टो टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी। बाकी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.